हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की अपनी वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका नाम ही बता रहा है कि हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, मतलब बिना सेल के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो सेल को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे भी यूज कर सकते हैं। तो हम बहुत जगह पे कंफ्यूज रहते हैं कि कोई चीज लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो वहां एक बहुत ही एक्यूरेट आंसर अगर आपको देना है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कंप्लीट सेल प्रेजेंट है, एम्फेसाइज कर रही हूँ कंप्लीट वर्ड को, कंप्लीट सेल प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब सेल के जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स है वो उसमें होने चाहिए। अगर कहीं पे भी एक कंप्लीट सेल अवेलेबल है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि वहां पे आपको 110 कितनी सेल्स है, नहीं। अगर कहीं एक सेल भी है, वो एक कंप्लीट सेल है, तो मतलब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर कितना ज्यादा हमारे बेसिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर भले ही हम क्लास 9 के लेवल पे पढ़ेंगे आज, बट जिस भी एस्पिरेंट को फ्यूचर में बायो को ही परस्यू करना है, उसके लिए ये चैप्टर, ये आज हम 9th के लेवल पे पढ़ेंगे, बट किसी भी बायो के एस्पिरेंट के लिए इस चैप्टर का बेसिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आगे चल के बायो पढ़नी है, तो इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपने कंटेंट को 9th लेवल पर ही रखेंगे। बट फिर भी ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, और जो 9th के स्टूडेंट्स है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर की हम बात करें, यहाँ पे मैंने इस पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को लिख दिया है। यहाँ पे हमें बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, हालांकि इतनी डिटेल नहीं है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बेसिक्स हमें सबके बारे में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो हमारे चैप्टर का नाम है सेल, क्या है। तो पहले हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है। दूसरा हम उससे रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। इट इज नॉट ऑब्वियस कि अगर सेल आज हम पढ़ रहे हैं, तो कभी ना किसी ने इसको डिस्कवर किया होगा, फर्स्ट टाइम किसी ना किसी ने बताया होगा। देन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल स्टोरी। क्लास 9 के लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम स्कूल के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता ही आता। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो भी सेल्स, स्टार्टिंग में ही हम पढ़ लेंगे कि सेल क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि जो ये सेल्स है, उनका नंबर, शेप, साइज, फंक्शन सब कुछ वेरी करता है। वेरी मतलब कि हम कहीं भी फिक्स नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ये मेरी एक सेल है, ये हमेशा कोई भी सेल अगर अभी, तो उसकी ऐसी ही शेप होगी, उसका इतना ही साइज होगा। या फिर अगर ये कोई भी ए नाम का फंक्शन परफॉर्म करती है, तो हमेशा कोई भी सेल होगी तो ए नाम का फंक्शन ही परफॉर्म करेगी। बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, किसी के अंदर एक ही सेल होगी, किसी के अंदर दो होंगी, और किसी के अंदर बिलियंस होंगी। सो हम यहाँ पे पहली बात कर लेंगे कि सेल का नंबर, शेप एंड साइज वेरी करता है। उसके बाद इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जिस चीज को आप इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, सेल सेल सेल, एक्चुअल में सेल होती कैसे है, किन चीजों से मिलके बनी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनके क्या अलग अलग कुछ काम है, ये सब चीजें। देन हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिज। जैसे हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या है, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है। तो वैसे ही अगर हम सेल के अंदर क्या है, कोई भी अगर हमारे पास सेल है, उसके अंदर कुछ बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। तो जो चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम बोल देंगे सेल ऑर्गेनेलिज। इन्हीं सब ऑर्गेनेलिज को हमें पढ़ना है, इनके नाम पढ़ने हैं, उनका फंक्शन पढ़ना है, वो कैसे दिखते हैं, तो हमें पढ़ना है। और लास्ट में हमें पढ़ना है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का क्या मतलब है? डिवीजन का बेसिकली मतलब है डिवाइड होना, बटना। कब एक सेल, फॉर एग्जाम्पल आज अगर मेरी बॉडी में एक सेल है, तो वो कल को चल के उससे एक और दो सेल बनेंगी, फिर इनसे फर्दर दो और सेल बनेंगी, तभी तो आज हमारा साइज इतना ग्रो हुआ। जब हम एक इंफेंट होते हैं, या फिर अगर हम अपनी ओरिजिन की बात करें, हम एक जाइगोट से बनता है, एक जाइगोट का मतलब एक सेल। लेकिन क्या आज हम एक सेल है? नहीं, वास्तव हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल है। इसका मतलब सेल के पास कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी रहती होगी सेल डिवीजन की। वही सेल, एक ही सेल डिवाइड होकर दो बनी, चार बनी, आठ बनी, और बढ़ते बढ़ते आज हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए। लास्ट में मैंने इसमें टॉपिक ऐड कर दिया है एक्टिविटीज ऑफ एनसीईआरटी। आजकल हर जगह क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत बदल चुका है। पहले हम एक एग्जाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते थे। बेसिक मतलब आपकी जो बुक में एक्सरसाइज दी है, उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस दे दिए, आपके इंटेक्स्ट के क्वेश्चन दे दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता था। बट आजकल क्या है,
क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट बन चुका है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि कुछ मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम एग्जाम में बच्चों को देंगे ही देंगे। वो केस स्टडी मैक्सिमम टाइप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपकी आती है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को इसके लिए हमें एनसीईआरटी की पढ़नी है, बट क्योंकि हमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन को भी डील करना होता है तो हमें एक्टिविटीज को भी पढ़ना है। इस टॉपिक अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमें बेसिक पता होना चाहिए सेल के बारे में। तो सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। क्या मतलब है इस बात का? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का बेसिकली मतलब है हर एक चीज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। भैया कोई ट्राइंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कुछ भी आप कहते हैं ना कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप उठा लो, आप ह्यूमन उठा लो, आप प्लांट उठा लो, आप कोई इंसेक्ट उठा लो, उनकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप अगर अपनी बॉडी की बात करें, भाई एक सर्कुलर सा हेड होगा, फिर आपकी नीचे की बॉडी होगी पूरी, फिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो हमें सेल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सेल्स ही अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि पहले हमें ज्यादा सेल्स बनानी है, वहां से हम थोड़े वाइडर हो जाएंगे, फिर हमें कम सेल्स बनानी है, वहां से हम थोड़े से थिन हो जाएंगे, इस तरीके से। देन अगला पॉइंट हमें दिया है कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल तो है ही, साथ में फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शन बेसिकली मतलब क्या होता है? अगर फंक्शनल फंक्शनल वर्ड को बायोलॉजी से ना जोड़े, हम एक इंग्लिश में उसकी बात करें कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब है किसी भी चीज का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना कि मेरे फोन में ये फंक्शंस है, मतलब वो ये काम करता है। ऐसे ही सेल, हमारी बॉडी, हमारी जो लाइफ चल रही है, अब आप देखो कि हमारी लाइफ को चलने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। एग्जाम्पल, भाई आपका डाइजेशन करना है, आपको रेस्पिरेशन करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, ये सारे क्या है? हमारी बॉडी के कुछ कुछ काम है जो अगर नहीं होंगे तो हम भी फिर नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो ये लाइफ को चलाने के काम है, मतलब लाइफ के सिस्टम्स है। इनको बेसिकली कौन परफॉर्म करेगा? सेल्स। हम कहेंगे मैम हम तो ऑर्गन्स बोलते हैं, लेकिन ऑर्गन बोलते हो बट वो ऑर्गन आए कहाँ से? देखो हमारे अंदर एक हायरार्की चलती है, सबसे पहले होती है सेल्स। एक सेल 2 बनाएगी, 2 से 4 बनाएगी, 8 बनाएगी, जब वो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी वो एक ग्रुप बनाएंगी, तो आप कहते हैं टिश्यू, जो कि आपका 9th क्लास का ही नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें आप टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। देन जब ये बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होकर कोई एक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, बन जाते हैं आपके ऑर्गन्स। यही तो आप बात करते हैं, ऑर्गन्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप बोलते हैं कि किडनी तुम्हारा एक ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है, और अगर बिल्कुल अच्छे से बोले ना, एक्चुअल में हमारे अंदर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गन सिस्टम से। तो जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके कोई ये काम करने लगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इसलिए हमने कहा बेसिक यूनिट का सेल ही है ना। आप चल रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम से काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, बट वो ऑर्गन सिस्टम कहीं ना कहीं बना तो सेल से ही मिलके है। सेल्स को इसलिए एक और बात बोलते हैं कि सेल्स आपका बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है? सीधे मिलकर आपकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बनाया, और यही ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाता है तो बाद में एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है पूरा। तो अगर मैं बात करूं कि सेल ही ना हो कहीं, तो क्या एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन पाएगा? अगर आपके पास सेल ही नहीं होगी तो नहीं बन पाएगा। इसको हम जनरली कनेक्ट करते हैं हमेशा कि अगर कोई बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं तो उस बिल्डिंग के लिए बेसिक आपका क्या चाहिए? आपके पास मान लो सब कुछ है, सीमेंट भी है आपके पास, इस पेंट भी है, and सब कुछ आपके पास लेबर भी है, बट अगर मैं कहूँ मैं यार आपको ईंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, मैं आपसे ब्रिक्स नहीं दे सकती, क्या आप अपनी बिल्डिंग बना लेंगे? तो इसका मतलब किसी भी बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? ब्रिक्स हुई। ऐसे ही हम अपनी बात करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है, किसी की भी अगर लाइफ चल रही है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। वो चाहे एक सेल हो या बहुत सारी सेल्स हो। ठीक है, तो हमने लास्ट में लिखा हुआ है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप सिंपल एक बात बोलो कि अगर किसी के भी अंदर एक कंप्लीट सेल प्रेजेंट है तो मतलब वो लिविंग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी डिस्कवरीज पे। डिस्कवरीज में हम देखेंगे कि किसी ना किसी ने तो सबसे पहली बार इस चीज को फाइंड आउट किया होगा ना कि आज जो मैं पूरा एक लिविंग हूँ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो कौन थे? हमारे रॉबर्ट। उन्होंने ये काम कब कर दिया था? 1665 में। एक्चुअल में वो सेल्स को ढूंढने नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना कि सेल्स कुछ होती भी है। ये एक काइंड ऑफ चांस डिस्कवरी थी इनकी। इन्होंने क्या किया था बेसिकली? इन्होंने कुछ
और भी स्लाइसेस ली। थ्रेड क्या होती है? जो आपका प्लांट होता है, प्लांट पे आपने देखा होगा ना, ट्रैक ट्रैक से पड़े होते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स होता है ऐसे करके कुछ, उनको हम बार्क बोल देते हैं। इसी बार्क की सेल्स को हम बोलते हैं कॉर्क सेल्स। उन्होंने बेसिकली क्या किया, पोर्शन ऑफ बार्क लिया, बस से लेकर गए उनकी, मैं देखती हूँ उसको ऑब्जर्व करके मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं बार्क की कुछ स्लाइस लेके गए जिसमें कौन सी सेल्स थी, बार्क की सेल्स, हमने बोला कि कॉर्क की सेल्स है। उन्होंने क्या किया, उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। बेसिकली जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि ये स्लाइस उन्होंने रखी, उन्होंने देखा कि कुछ स्मॉल स्मॉल इस तरह से कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं, काइंड ऑफ आइडेंटिकल, तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी यार, उन्होंने इसको ऐसे किससे कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि हनीकॉम्ब नहीं होता, मतलब आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें कुछ ऐसे सर्कुलर सर्कुलर से स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे और काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई एक बहुत बड़ा है कोई छोटा सा है। उन्होंने इसको इससे कंपेयर कर दिया, एक लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या बोल दिया इसको कि ये सेल्स है। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, वहां पे लैटिन लैंग्वेज में इसको सेल बोलते थे। तो उन्होंने भी कहा कि जब मैंने स्लाइस को देखा तो मुझे छोटे छोटे कंपार्टमेंट ही तो दिख रहे हैं, बेसिकली छोटे छोटे बॉक्स टाइप के कुछ, उन्होंने इनको नाम दे दिया सेल्स, और आज तक इसका यही नाम चल रहा है। बट उनका देखो जो माइक्रोस्कोप था ना, हमने मेंशन भी किया है कि उनका जो माइक्रोस्कोप था वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, सेल्फ मेड, उन्होंने खुद बनाया था। तो वो माइक्रोस्कोप की उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं थी, तो वो जो स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहा है उसके अंदर भी जाके कुछ देख ले, उन्हें सिर्फ उनकी बाउंड्रीज दिखी थी, बेसिकली उन्हें सेल वॉल दिखाई दी थी, और उन्होंने इसी के बेसिस पे बोल दिया था। आज आपको बहुत बेसिक लग रही है ये बात, बट उस टाइम पे ये इस तरह की चीज से फाइंड करना, एक इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुझे एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे और सब सिमिलर से दिखने हैं, तो ये काफी बड़ी बात थी। उनके बाद सेकंड नंबर पे कौन आए? ए वी ल्यूविनॉक, इनका फुल नेम एंटन वॉन ल्यूविनॉक। फिर लगभग 9 इयर्स के बाद, मतलब 1674 में, तो उन्हें क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल। एक्चुअल में जो आपकी बार्क होती है ना प्लांट की, उसमें सारी की सारी डेड सेल्स होती है, क्योंकि मतलब फंक्शन फंक्शन मतलब फिर वही काम आ गया। फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इन्हें प्लांट को सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो प्लांट इनमें कोई अपनी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ नहीं कर रहा है, इनको एनर्जी भी नहीं दे रहा, तो इसमें डेड सेल्स होती हैं। टेंटन वॉन ल्यूइनहोफ आए, उन्होंने पॉन्ड वाटर को लिया, उसमें ऑब्जर्व किया, उनको कुछ दिखी सेल्स। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सिर्फ इंसान ने सेल को डिस्कवर किया था, तो आप सिंपल सा आंसर दोगे रॉबर्ट हुक ने। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो रॉबर्ट हुक आंसर नहीं देंगे, और एमसीक्यू अगर ये है तो हमेशा वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए रॉबर्ट हुक भी ऑप्शन में दिया होगा। बट आपको याद रखना है, अगर सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं, डेड और लिविंग जैसा कोई टर्म मेंशन नहीं है, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर उसने मेंशन किया है कि लिविंग सेल को ही बताना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको हिंटन वॉन ल्यूविनहोफ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है? उसके बाद अगर हम आगे चले तो कुछ और साइंटिस्ट आए, एक चीज ऑब्जर्व करना कि सबसे पहले डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में। फिर आपकी दूसरी हुई 1674 में, और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो सीधा जाकर हुई आपके 1831 में। इतना ज्यादा जो आपको ये ईयर्स में गैप दिख रहा है ना, बेसिकली ये पता है क्यों हो रहा है? बायो में लोग डिस्कवरी कर रहे हैं, जब बायो में लोग ग्रो कर रहे हैं, साइंटिस्ट आके वर्क कर रहे हैं, मीनवाइल फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले खाली तो बैठे नहीं होंगे, फिजिक्स भी साथ साथ ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा था, माइक्रोस्कोप भी बहुत अच्छे डेवलप हो रहे थे, और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप अच्छे डेवलप हो रहे थे ना, हम अपनी सेल की स्टडी को और ज्यादा अच्छा कर पा रहे थे और डिटेल्ड वे में जाते थे, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप उसकी उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन, वो उतनी ज्यादा छोटी चीज को और अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। तो ये इसका एक रीजन था। ठीक है? उसके बाद आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि ये कोई भी सेल अगर उनको दिख रही है ना, तो उन्हें एक बीच में एक काफी प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर एक हमेशा दिखाई दे रहा है हर सेल, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। वहीं रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? एक इंडेक्शन। ठीक है? उसके बाद आपके परकिंजे आए। परकिंजे ने क्या किया था? उन्होंने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म बेसिकली क्या होता है? इस टर्म को ना बहुत अच्छे से जब हम प्लांट सेल के पढ़ लेंगे तो ये आपको और बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि प्लांट सेल में हम एक चीज पढ़ेंगे, सेल वॉल। तो प्लांट सेल के पास होती है सेल वॉल, उसके बाद जब हम सेल पूरा पढ़ लेंगे आपको पता लग जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है।
अगर हम कभी भी किसी सेल में से उसकी सेल वॉल को रिमूव कर दें तो बेसिकली क्या बचेगा, अंदर का सारा स्ट्रक्चर, मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, उस सबको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी प्लांट सेल है, प्लांट सेल या फिर कोई भी ऐसे सेल जिसके पास की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें से आप माइनस कर दें उसकी सेल वॉल को, तो वो बन जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक टर्म है जिसके अंदर हम सेल के में से सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आके पीछे आपके पर्किंजियन है, और ये न्यूक्लियस के भी बाद हुआ, जब न्यूक्लियस डिस्कवर होगा उसके भी बाद हुआ। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सेल थ्योरी। और ये टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम इंट्रो दे रहे थे तब भी मैंने बोला था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9 के एग्जाम को अकॉर्डिंग। ये सेल थ्योरी क्या है? थ्योरी का मतलब क्या होता है? जब कोई किसी चीज को स्टडी करे उसके कुछ पोस्टुलेट्स दे दे। तो हमारे पास ना दो साइंटिस्ट थे, एक स्टैंडन, एक थे श्वान। इनमें से एक वर्क कर रहे थे प्लांट पे और एक वर्क कर रहे थे एनिमल पे। दोनों के दोनों ने दोनों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे, दोनों अलग अलग वर्क कर रहे थे। इवन दोनों अलग अलग कंट्री के थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे। तो एक एनिमल पे काम करते थे, एक प्लांट पे काम करते थे। फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि दोनों ने सेल थ्योरी मिलके दी? क्योंकि दोनों वर्क भले ही अलग अलग जगह कर रहे थे, दोनों का जो रिजल्ट आया वो क्या आया? सेम रिजल्ट आ गया दोनों का, तो दोनों ने मिलकर क्रेडिट ले लिया। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या कहा था, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। इन्होंने सिंपली बात बोली, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दोनों की थ्योरी को अगर हम कंबाइन करें ना, तो इनका मतलब ये था, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना है। आज फिर मैं आपको ये बात बोलूंगी कि आज हमारे लिए बोलना बहुत ईजी है क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया, बट उस टाइम नहीं था। उस टाइम इन लोगों के ये बहुत बड़ी बड़ी बातें थी जो ये कह रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया था हमारी बायोलॉजिकल जो भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स थे उनके अंदर। तो एक ने प्लांट पे काम किया, उसने ये बोल दिया कि कोई भी प्लांट जो है वो मिलके बना होता है सेल से। एक ने एनिमल पे काम किया, उसने ये बोल दिया कि कोई भी एनिमल जो है वो मिलके बना होता है सेल से। तो दोनों का मतलब हुआ सेम। उनकी ये बात बहुत ठीक थी, बट उसके बाद क्वेश्चन अराइज कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है। जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि हम एक सेल से स्टार्ट होते हैं और फिर एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब आज हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, तो फिर वो कहाँ से आई? आप कह रहे हो सेल से मिलके बना है, बहुत अच्छी बात है। तब तक लोगों को सेल डिवीजन के बारे में भी तो नहीं पता था ना, वो तो हमें बाद में पता चला। फिर इनसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपकी थ्योरी में एक लूप होल है। आपने ये तो कह दिया कि कोई भी एनिमल सेल से मिलके बना है, बट वो सेल्स आ कहाँ से रही है? आज एक ऑर्गेनिज्म छोटा सा है, कल को वो साइज में बड़ा हो रहा है, तो वो नई नई सेल्स कहाँ से आई? कोई ऐसे बाहर से तो इम्प्लांट कर नहीं रहा उनका। तो इसका आंसर देने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉडॉल्फ विर्चो। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, सेल थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड या एक्सपैंड का मतलब कि आपने बढ़ा दिया। एक पॉइंट स्टैंडर्ड और शॉन ने कहा और एक पॉइंट इन्होंने कह दिया। तो क्या लोगों को इन्होंने बोला, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ कि कोई भी जो नई सेल है वो किसी पुरानी सेल से ही आती है, कि यही सेल कल को अपने आप को डिवाइड करके दो सेल बना लेगी, फिर यही सेल अपने आप को डिवाइड करेगी और दो में, ये और दो में, ऐसे करते करते काम होगा। तो इन्होंने एक बहुत सही वर्ड बोल दिया कि कोई भी सेल जो है वो आती है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के। ठीक है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में भी इसको बोला यूनी सेलुलर यूनिसेलुलर। तो इंग्लिश मीनिंग यही होता है कि कोई भी सेल जो है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर, मतलब मिलके नहीं, उससे ही बन के आएगी आगे चल के। मतलब आज अगर आपके पास कोई सेल नहीं है ना, तो कि मैं कोई मंत्र पढ़ लूंगा यहाँ बैठ के और सेल डेवलप हो जाएगी, तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर कहीं कुछ सेल्स का ग्रुप बन रहा है तो मतलब वहां कहीं ना कहीं एक सेल कभी ना कभी हुई होगी, वही आगे डिवाइड हुई होगी, उससे और सेल्स बनी होंगी, उससे फ्यूचर में फिर आगे और सेल्स बनी होंगी। तो यहाँ पे हमारा इन्होंने क्लियर कर दिया सेल थ्योरी के। जब आपको कभी भी लिखने के लिए आएगा व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आपको इस हिसाब से नहीं लिखना, पुराना पॉइंट लिखना है। आपको दोनों पॉइंट मेंशन करना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो सेल से मिलकर बना है। कोई भी नई सेल्स जो है वो किसी ना किसी पुरानी सेल से ही डिवाइड होकर आती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम जो इतनी देर से सेल पढ़ रहे हैं, हमें ना उसकी अपने ब्रेन में एक पिक्चर नहीं क्रिएट कर लेनी कि भाई हम सेल की जो बात कर रहे हैं तो आप हमेशा ऐसे मान लो कि ये एक सेल की इमेज है आपके मन में। नहीं, सेल को एक फिक्स इमेज दे ही नहीं सकते, अलग अलग टाइप की आपको सेल्स मिलेंगी। तो वो अलग अलग क्यों होती है? कभी कभी उनका फंक्शन इस तरह का होता है, क्यों करेगा कि जैसा उसका फंक्शन है
वैसा वो काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है क्लास वर्क की कॉपी बनानी है और एक टेस्ट कॉपी बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप जो क्लास वर्क की कॉपी बनाओगे उससे अच्छी खासी मोटी बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको उसमें सारे नोट्स अपने पूरे साल के बनाने हैं। वही जो आपकी टेस्ट कॉपी है, आप क्या करोगे, आपको पता है कि साल में कितने टेस्ट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 टेस्ट हो जाएंगे। आप उन 10 टेस्ट दिमाग में रखते हुए कैसे बनाओगे, तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे, कोई भी चीज है आप उसको आगे जाके मतलब लेते हो या करते हो उसके फंक्शन के बेसिस पे काम क्या करना है। सेम गोज विद द सेल। सेल को क्या फंक्शन करना है बॉडी में, उसको क्या काम करना है, उसे हार्ट में जाना है, उसे ब्रेन में जाना है, उसे लिवर में जाना है, उसे ब्लड की सेल बनना है, जो भी काम उसे करना है उसके अकॉर्डिंग में उसका फंक्शन परफॉर्म करने के, जैसा फंक्शन परफॉर्म करने में उसकी शेप उसको हेल्प करेगी, वैसा वो शेप ले लेगा। उसका साइज, अब उसको कहाँ जाना है, उसका क्या वर्क है, डिपेंड करेगा, उसका साइज उसी हिसाब से काम करेगा। तो सेल अपने नंबर में, फंक्शन में और साइज में, नंबर मतलब जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में सेम नंबर ऑफ सेल्स हो। मैं कहूँ कि अगर हम बात करें कि कोई ए नाम का ऑर्गेनिज्म है, उसके पास 100 सेल्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई एक्स है, उसके अंदर क्या पता 200 हो, कोई वाई है उसके अंदर क्या पता कितने हो। हम नहीं बोल सकते एक उससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे हमने यही मेंशन किया है कि जो बेसिस सेल को जो हम, आज अगर हम बात करें कि किसी ऑर्गेनिज्म में कितने ज्यादा सेल्स हैं, कितने ज्यादा भी छोड़ो कितने हैं। आप पता है, एक सेल, सेल की एक बहुत अच्छी बात क्या है कि एक अकेली सेल को भी किसी की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं मैं अकेले भी सरवाइव कर सकती हूँ, मतलब अकेले भी सारे फंक्शंस जो एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए वो अकेले भी परफॉर्म कर सकती है, ग्रुप में भी परफॉर्म कर सकती है। जैसे होता है ना कि भाई मैं सोलो भी प्ले कर सकती हूँ, मैं टीम प्लेयर भी हूँ, तो सेल बिल्कुल वही है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें एक सेल है, तो बस वो एक ही सेल है, हो गया वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल है। तो अगर किसी में नंबर सेल का एक ही है तो हम उसे कह देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसी में बहुत सारे जैसे कि हम, तो हम उसे कह देंगे मल्टी सेलुलर। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि उसके अंदर कितने सेल के नंबर है। ठीक है, और अगर हम सेल, कोई भी सेल अगर ले रहे हैं, उसका जो साइज है वो वेरी करता है। सेल आपकी बहुत ज्यादा छोटी, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, कोई भी सेल जो है ना वो इतनी छोटी भी हो सकती है कि आपको लेकर डाइस से भी ना दिखे, इवन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़े, और इतनी बड़ी भी हो सकती है कि आपको आराम से दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एग एक सेल है, बट वो तो कितनी आराम से विजिबल हो रही है हमें, लेकिन यही मैं आपको कहूँ, आप अपनी स्किन की सेल को देखते हैं क्या अलग अलग, नहीं देख पा रहे, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ये कुछ पिक्चर्स लगाई हैं आपकी, बेसिकली ये पिक्चर क्या है, ये आपकी एक एनसीईआरटी से मैंने स्निप लिया है। एनसीईआरटी में ये सारी पिक्चर आपको दी है। तो अगर कभी किसी टीचर को एक क्लासी पेपर बनाना हो तो वो ये भी कर सकता है कि ये सारी पिक्चर्स दे दे और इनके नाम आपको ऐसे दे दे कि स्मूथ मसल सेल को लिख दे ए, इसको लिख दे बी, इसको लिख दे सी, इसको लिख दे डी, और आपसे बोले लेवल ए बी सी डी। आपको इनको देख के थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये तो ऐसी सेल है जिसमें आगे थ्रेटनिंग एंड्स है, को स्मूथ मसल मसल सेल बोलते हैं। ये सेल्स थोड़ी ब्लड की सेल्स हैं, ये जो लॉन्ग सेल्स हैं काफी, ये नर्व सेल्स हैं जो ब्रेन में मिलेगी। ओवम है जो फीमेल ओवरी के अंदर डेवलप होगा, ये स्पर्म है, ये बोन मैरो है। थोड़ा ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट रहा है, लेकिन पिक्चर देख के आप थोड़ा बहुत जजमेंट इन पे दे पाए, जितना आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो ऑर्गेनिज्म आपने नंबर के बेसिस पर डिवाइड किए थे दो टाइप में, वो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीचर काफी टाइम इसको पूछते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका सिंपल सा मतलब है कि ये अगर मैं एक सेल बना दूं ना, तो ये एक ऑर्गेनिज्म होगी। यही एक ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है, इसके अंदर इसका जो भी होगा, मान लो अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, वही अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें ऐसे इसका न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हो। अब मैंने एक सेकंड पॉइंट लिखा है कि ये जो है, ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं शो करती। तो हमें ये पता होना चाहिए डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है। अगर हम बेसिक लाइफ में डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझे, या फिर अगर आप अपना क्लासरूम का एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल किसी दिन आपके स्कूल में आपकी क्लास का ऐसे क्लासरूम डेकोरेशन टाइप का या क्लीनलीनेस टाइप का कोई कंपटीशन है, इसमें आपकी अपनी अपनी क्लास पार्टिसिपेट करना, तो आपकी क्लास टीचर क्या करती है,
5 बच्चों के ग्रुप को बोलते हैं तुम फर्नीचर अरेंज करो, 5 बच्चों के ग्रुप को बोलते हैं तुम बोर्ड डेकोरेट करो, 5 के बोलते हैं तुम चार्ट पेपर चिपकाओ, 5 की बोलती है कि तुम भाई मतलब क्लीनिंग वाली आंटी वगैरह को बुला के लाओ, क्लीनिंग कराओ, उसे झाड़ू वाड़ू लगवाओ। ने क्या किया, बच्चों का काम बांट दिया, इसी को तो कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लासरूम का, ये सेम एग्जांपल हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी हो सकता है। अब आप बच्चे नहीं है, वहां पे हम सेल्स की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, इनको क्या काम दे दिया, भैया तुम हार्ट में जाओ, मतलब तुम ब्लड पंपिंग का काम करोगे। भाई मेरे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, मैंने बोल दिया तुम लोग लिवर में जाओ, मतलब ये टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि किसी ऑर्गेनिज्म का बेचारे के पास सेल ही एक है, क्या वो बांट पाएगा कि जा तू ये वाला काम कर, जा तू ये वाला काम कर। मैं अकेली कहीं जा रही हूँ तो क्या मैं ये कहूंगी एक मेरे पीछे आओ एक मेरे आगे जाऊंगा, तो हूँ ही अकेली। तो जो एक ही सेल से बना है वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं शो करते, सारा का सारा काम बेचारे एक ही सेल को करना होता है। वही जो मल्टी सेलर है वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म एक दो या दो से ज्यादा सेल से बने हुए हैं उसको मल्टी सेलर बोल देंगे, वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करेंगे, अलग अलग ग्रुप के सेल्स को अलग अलग काम मिल जाएगा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल मेंशन देखो, जो मल्टी सेलर है उसके एग्जाम्पल आप आराम से दे दोगे, हम खुद है उसके एग्जाम्पल। बट यूनिसेलर के कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। यहाँ पे एक नाम दिया क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एक्चुअल में क्या है, एल्गी है। अगर आपको एल्गी भी नहीं पता तो एल्गी क्या है, प्लांट का ये एक डिवीजन होता है, तो आप याद कर लो प्लांट। ठीक है, अगर आप एल्गी नहीं याद कर सकते। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम भी बेसिकली एक प्रोटिस्ट है, तो अगर आप नहीं याद कर सकते तो आप याद कर लो कि ये एक एनिमल नहीं है, ना ये बैक्टीरिया है, ना ये प्लांट है, ये किंगडम होता है प्रोटिस्ट, ये एक प्रोटिस्ट है। ठीक है, फिर अमीबा, अमीबा भी एक प्रोटिस्ट है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अगर किसी ने पढ़ा हो किंगडम मोनेरा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, बैक्टीरिया याद कर लो। कोई आपसे किंगडम और क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया याद कर लो, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो डोंट वरी। उसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने एक पिक्चर भी इनकी लगा दी है कि आपको एक हल्का सा आइडिया रहे कि क्लेमाइडोमोनास क्या है। देखो मैंने बोला क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब ये एक ही सेलुलर है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना कि प्लांट सारे मल्टी सेलर होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया ना, एक हाइयर प्लांट्स जो आपके हैं, जो आपको बेसिकली दिख रहा है वो सब मल्टी सेलर है। तो ये एक क्लेमाइडोमोनास है, ये जब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ग्रुप बना लेंगे, बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास जब इकट्ठे आ जाएंगे कुछ इस तरह की पिक्चर आपको ऑब्जर्व होगी। ठीक है, वही ये अमीबा है। अमीबा की अगर बात करें, यहाँ से हम शेप को भी थोड़ा सा और एम्फसाइज कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि हर सेल की कोई शेप होगी, तो इसकी कोई शेप ही नहीं होती, ये इरेगुलर शेप होती है, ये अपनी शेप अकॉर्डिंगली चेंज करती रहती है। एंटमीबा हिस्टोलेटिका क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ना ये सब दिया तो फिर एक क्वेश्चन भी दिया है कि और लिखो यूनिसेलर के एग्जांपल। ये आपका पैरामीशियम है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये आपका यीस्ट है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के। आज की अपनी इस वीडियो में हम यही क्या पढ़ेंगे, बेसिकली अगर हम अपने स्टार्टिंग के कंटेंट पे जाएं तो हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए, हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया है, हमने सेकंड पॉइंट कवर कर लिया, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके बाद के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बट अभी वीडियो को एंड करने से पहले अगर हमने पूरा जो भी जितना भी अभी तक पढ़ा है, अगर हम उसको समराइज करना चाहें तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम उसको समराइज करना चाहें तो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा कि सेल है क्या। तो हमने क्या कहा, सेल हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा था कुछ डिस्कवरीज। जिस डिस्कवरीज में बेसिकली मैंने आपको 4 नाम बोले हैं, तो जब आप समरी बनाए तो उस 4 नामों को यहाँ लिख के उनके सामने उन्होंने क्या डिस्कवर किया वो भी मेंशन कर सकता है। उसके बाद हमने देखी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपको मुझे लगता नहीं इतने टफ लगे होंगे, बट उसमें जो रिलेटेड 3 साइंटिस्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। और लास्ट में हमने क्या देखा, नंबर के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, यूनिसेलुलर में एंड मल्टीसेलुलर, और हमने इनके कुछ एग्जाम्पल पढ़े, उनकी पिक्चर्स भी देखी। तो ये आज के पूरे टॉपिक की हमारी समरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और बात, जब ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में एंड हो रहा है ना, तो 2 आपको इन टेक्स्ट के